हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम जो पेपर डिस्कशन कर रहे थे उसका पार्ट 3। उसके अंदर हम सेक्शन ए देख चुके थे और सेक्शन बी देख चुके थे। अब बात करेंगे हम सेक्शन सी के अंदर जो हमारे क्वेश्चन है उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17, 18, 19 और 20 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत 1 बाय 1 सारे क्वेश्चनों की। और दोस्तों, पेपर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और जो दो वीडियो थी आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 उनकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन के अंदर दो हैं। पहला है राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउट लो फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और उनकी आपको पता है 3 कंडीशन होती है। आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो वो क्या करेगा, आपका राउट लो फॉलो करेगा, यानी उसके अंदर आपका जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, P0A XA के। और हम बात करें अगर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की तो PV इक्वल टू P0B XB के इक्वल होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड क्या है, आपका जो डेल्टा H मिक्सिंग है ना, आइडियल सॉल्यूशन की, वो क्या होती है, इक्वल टू 0, यानी कोई भी उसकी एनर्जी में चेंज नहीं होता है। ना तो सॉल्यूशन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही वो एनर्जी रिलीज करता है ना। यानी कि डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा बी मिक्सिंग भी क्या होगा, आपका 0 होगा। यानी कि कोई भी वॉल्यूम में चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये 3 कंडीशन है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अपन का क्वेश्चन तो वही था, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया। एग्जाम्पल क्या था आपका कि भाई आइडियल सॉल्यूशन के आप क्या लिखो, 2 एग्जाम्पल लिखो, है ना। एक तो है आपका बेंजीन प्लस टॉल्यून, और दूसरा अगर हम बात करें तो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ये क्या होगा, आपका 2 एग्जाम्पल हो गए किसके, आइडियल सॉल्यूशन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन से न्यूमेरिकल। 0.2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन, यानी आपको एक प्रोटीन है उसका 0.2 लीटर का एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते साथ साथ उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको लिखते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमसे क्या पूछा है उसको भी लिख लेते हैं। फिर हम उन गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अपना जो पूछा गया है उसको फॉर्मूले की हेल्प से निकाल लेंगे। और यूनिटों का भी अपन को ध्यान रखना है कि कोई यूनिट कन्वर्जन तो नहीं करना। तो कह रहा है 0.2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन, है ना। तो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 0.2 लीटर, किसका, प्रोटीन का एक सॉल्यूशन है। और उसमें जो प्रोटीन है वो कितनी है, ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अपन को जो प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है यहाँ पर, आपका सॉल्यूट हो जाएगा। उसका क्या दे रखा है, आपको मास दे रखा है WB 1.26 ग्राम प्रोटीन गिवन है आपको। इसका 0.2 लीटर का सॉल्यूशन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी। तो आपको टेम्परेचर दे रखा है भाई कितना, 300 केल्विन। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कितना दे रखा है, 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। ये आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है किसका, प्रोटीन का। यानी कि हमको MB कैलकुलेट करना है और इसके लिए अपन को उसने R की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में गिवन है 0.083 लीटर बार पर मोल केल्विन, लीटर बार पर मोल पर केल्विन। सही है। अब देखिए दोस्तों, ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। वहाँ से हमें MB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं भाई पाई इक्वल टू CRT, सिंपल सा। अपन को पता है कि भाई पाई इक्वल टू CRT में C क्या है, आपकी कंसंट्रेशन। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन को N/B। N/B का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। किसका मास, सॉल्यूट का, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम नहीं, क्या बोलेंगे इसको, मोल अपॉन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। N है ना, N किसके, B सॉल्यूट के। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन, NB को हम लिख सकते हैं WB/MB, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और ये वॉल्यूम तो आपका रहेगा सॉल्यूशन का। ठीक है भाई। तो यहाँ से पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, WB/MB, और यहाँ पे आपका B है ये, इधर RT।
अपन को एम बी कैलकुलेट करना है, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी, सही है। या सॉरी, यहाँ क्या रहेगा आपका, पाई आ जाएगा, पाई बी इंटू आर टी। ठीक है भाई, एम बी अपन को कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू बी आपको गिवन है कितना 1.26, पाई भी आपको गिवन है 2.57 इंटू 10⁻³ और ये किस में है, बार में, और ये किस में है, ग्राम में। ठीक है, उसके बाद में आर की वैल्यू अपन को पता है कितनी है, 0.083, 0.083। ठीक है, लीटर बार पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर देखा आपको 300 केल्विन, ऊपर ही मल्टीप्लाई में है। अब देखो आपकी यूनिट कट जाएंगे, केल्विन से केल्विन गया, बार से आपका बार गया, और ठीक है ना, ये आपका वॉल्यूम भी दे रखा है नीचे कितना 0.2 लीटर, तो लीटर से लीटर भी चला जाएगा, तो आपका क्या क्या आएगा, ग्राम पर मोल। ये आ जाएगा आपका एम बी की वैल्यू। यहाँ से आप जब आप सॉल्व करोगे तो इसको ग्राम पर मोल आपकी क्या जाएगी, एम बी की वैल्यू, और ये जो वैल्यू आएगी आपकी वही क्या होगा, आपका मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो ये आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपका आंसर कितना आएगा। मैंने आपको यहाँ तक छोड़ दिया, क्लियर है दोस्तों। अच्छा, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, इसके बाद में 17 क्वेश्चन, और वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से NaCl का होल 4 - 2, NaCl का होल 4। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्या करा है कि भाई NaCl4 - 2 क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये तो क्या है, पैरामैग्नेटिक। और अगला कह रहा है NaCN का होल 4 - 2, है ना। ये क्या है आपका, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक है। इस बात को कह रहा है कि प्रूव करो आप बीबीटी की हेल्प से। किससे प्रूव करना है इसको, बीबीटी की हेल्प से प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपन देखते हैं कैसे बीबीटी से प्रूव करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं NaCl का 4 - 2। सबसे पहले अपन निकल के कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, x मान लेते हैं इसको, इसका क्या होगा -4 और इक्वल टू में -2, x की कितनी है यहाँ से +2। ठीक है, अब निकल आपका किस में है भाई, चलो 28 पे होता है, तो इसका लिखेंगे अपन Ar आर्गन 3d8 और 4s2, क्लियर है। Na+2 इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 3d8 और 4s0, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए आपके यहाँ से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 4s0 हो जाएगा ये। अब आप देखिएगा इधर, अगर हम बात करें इसमें d8 की, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4s में आपका क्या है, कुछ भी नहीं है, और इधर मान लेते हैं अपन 4p। अब भाई आपका Cl लिगेंड एज WFL कैसा है, ये बिग फील्ड लिगेंड है। बिग फील्ड लिगेंड आपका क्या नहीं कर पाएगा, पेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके ये जो डी ब्लॉक के ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये कैसे रहेंगे आपके अनपेयर। और अगर हम बात करें इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो जो आपके Cl हैं वो क्या करेंगे, आपके इस वाले ऑर्बिटल में, इन वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, डोनेट। तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या जाएगा, sp3। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 हैं तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। सही है, अपन ने प्रूव कर दिया। अकॉर्डिंग टू BBT देयर इज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन NaCl4, सो दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, ऐसे ही हम सेम बात करें किसकी, अब NaCN का होल 4, NaCN का होल 4। अब आपको पता है कि इसकी भी क्या ऑक्सीडेशन इतनी ही आएगी, क्योंकि Cn पर भी -1 चार्ज होता है, क्लियर है। ये सब कुछ वही रहेगा, Na+2 में है तो ये रहेगा, ये रहेगा। अब बस फ़र्क इतना है कि यहाँ Cn जो लिगेंड है वो कैसा हो जाएगा भाई, SFL नेचर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, SFL नेचर का। और SFL इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा।
ठीक है भाई। अब इसमें आ जाएगा तो आपको पता है कि एक डी ऑर्बिटल आपका क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। एक डी ऑर्बिटल आपका खाली हो चुका है। तो इस बार Cn आपका क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, एक यहाँ करेगा, एक यहाँ करेगा और एक यहाँ करेगा। तो अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इधर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन dsp2। ये मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, अपन को तो केवल क्या देखना था, यहीं तक देखना था कि भाई यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये कैसा होगा आपका डायमैग्नेटिक, यानी इसका म्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये अपन ने एक्सप्लेन कर दिया किससे, BBT की हेल्प से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखे हैं, उनका क्या पूछा है, IUPAC नोमेनक्लेचर। दोस्तों पक्का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार IUPAC नोमेनक्लेचर से, आइसोमेरिज्म से पूछा जा सकता है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बस अगर आपको लिगेंड याद है, लिगेंड पर चार्ज याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। पहला देखते हैं, पहला क्या है आपका COCl2 En का होल ट्वाइस और बाहर क्या है Cl, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि भाई आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है, क्योंकि पहले आपका कॉम्प्लेक्स है उसके बाद में Cl दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव पार्ट का नोमेनक्लेचर करते हैं। पॉजिटिव पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स है तो इसी का नोमेनक्लेचर कर देंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्लोरीन की वजह से -2, एथिलीन डाइऑन पर 0 होता है और इधर इसकी वजह से -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कोबाल्ट +3। जनरली कोबाल्ट आपका +3 ही आता है 90% केस में, है ना। तो देखिएगा इधर क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर, इसमें आपका 2 क्लोरीन है और 2 आपके एथिलीन डाइअमीन है। तो अपन पहले क्या लिखेंगे, क्लोरीन C पहले आएगा, तो ये हो जाएगा आपका डाइक्लोरो और एथिलीन डाइअमीन कितने, 2। तो अपन इसके लिए क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे, बिस एथिलीन डाइअमीन, बिस एथिलीन डाइअमीन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में आप क्या रखोगे, कोबाल्ट, मेटल का नाम, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई थी, 3। तो रोमन लेटर में अपन ने ये लिख दिया, रोमन नंबर में 3 लिख दिया। और उसके बाद में आयन आपका कौन है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे। इसके बीच में थोड़ा सा अपन क्या रखते हैं, गैप रखते हैं। चलिए अगला है आपका सेकंड K3FeC2O4 का होल थ्राइस, सही है। ये इस बार क्या है आपका, ये पॉजिटिव पार्ट है और कॉम्प्लेक्स क्या है आपका, एनायनिक पार्ट। तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे, और पॉजिटिव पार्ट अगर आपका कोई सिंपल आयन है तो उसका नंबर नहीं लिखते भाई, इसका नंबर लिखेंगे पोटेशियम, ऐसे नहीं लिखेंगे ट्राई पोटेशियम, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट। उसके बाद में अपन कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो थोड़ा सा गैप रखते हैं यहाँ पर। तो एक ही टाइप के लिगेंड है, यानी कि होमोलैप्टिक क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स है। तो क्या लिखेंगे अपन, ट्राईऑक्सिलेटो, है ना, ट्राईऑक्सिलेटो और फेरेट। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो वो अपन ने निकाली नहीं, तो चलो निकाल लेते हैं। इसकी वजह से +3 और आयरन के अपन ने X मान लिया, और उसके वजह से आपकी क्या हो जाएगी, -6, क्योंकि ऑक्सीलेटो पर कितना चार्ज होता है, -2 होता है, ओके 0। तो यहाँ से आपकी X की वैल्यू कितनी आएगी, +3। तो Fe किस में होगा आपका, +3 में, फेरेट 3, और यहीं तक आएगा आपका, और कुछ नहीं आएगा, पोटेशियम ट्राईऑक्सिलेटो फेरेट 3rd, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं आपके कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन रखे हैं लास्ट में बिल्कुल, तो अब बात करते हैं उनकी। अगला क्वेश्चन है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है कैनिजारो, है ना। आपको केवल इक्वेशन लिखनी है, ज़्यादा ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है। इक्वेशन पूछ रहा है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका वो 1.5 नंबर में, थोड़ा सा एक लैंग्वेज लिख के उसके बाद में आपको एक एग्जांपल से इसको प्रूव कर देना है। हाँ भाई, कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है और क्या है इसके बारे में। तो आप क्या करते हो, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उनकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, कंसनट्रेटेड बेस के साथ करा रहे हो। तो आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें से एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक का हो जाता है रिडक्शन, क्लियर है। तो एक तो बनाता है आपका एल्कोहल और एक बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि आपके कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें से रिडक्शन की बात करें तो एल्कोहल में होता है
और अगर अपन ऑक्सीडेशन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। ठीक है भाई, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या नहीं होता भाई, फॉर्मेल्डिहाइड के पास आपका अल्फ़ा एच नहीं होता है ना, तो ये क्या देगा आपका कैनिजारो रिएक्शन। इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ कराते हैं, कंसनट्रेटेड बेस के साथ। तो कंसनट्रेटेड NaOH ले सकते हैं, KOH ले सकते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, एक का तो होता है आपका ऑक्सीडेशन और एक का होता है रिडक्शन। तो दो हैं ये, इसमें से एक का तो आपका एल्कोहल बन गया, इसका तो क्या हो गया आपका रिडक्शन, और एक बनेगा आपका ऑक्सीडेशन से यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ पर जैसे NaOH होता तो ये बन जाता आपका सोडियम एसीटेट, है ना, सॉरी सोडियम एसिड नहीं बनेगा, ये बनेगा HCuNa, है ना। तो ये बन जाता अगर यहाँ पर होता, अगर ये नहीं है तो ये, और अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वाटर डालने के बाद में H+ आ जाता है। तो ये इक्वेशन आप लिख सकते हो कैनिजारो की रिएक्शन की कुछ लैंग्वेज लिखने के बाद में। अगला है एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसी की साथ में चलती है ये रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन कौन शो करता है और क्या होता है इस बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जिनके पास क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वो आपका एल्डोल रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है ना, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सबसे पहले, है ना। तो अगर हम CH3CHO एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, दो लेते हैं इसमें। इसके पास आपका क्या है, ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है 3। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे भाई, डाइल्यूट बेस लेंगे कोई भी, और डाइल्यूट बेस आपका क्या हो सकता है, डाइल्यूट NaOH हो सकता है और डाइल्यूट KOH हो सकता है। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले अपन, हमको पता है कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं ना, उनका अल्फा H क्या होता है, अल्फा H एसिडिक नेचर का होता है ना, एसिडिक नेचर का होता है। तो सबसे पहले क्या होगा आपका, ये जो 3 हाइड्रोजन है ना, इनमें से आपकी यहाँ हम 2 रख लेते हैं और एक को ऐसे लिख लेते हैं। तो C∆OH, ये जो बेस है आपका, ये क्या करेगा, ये बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, ऐसे अल्फा हाइड्रोजन को ले जाएगा, क्योंकि बेस का काम होता है H+ को निकालना। तो यहाँ बनेगा आपका CH2- और C∆OH। ये जो बना है आपका एनायन, ये क्या करेगा, आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड का, उस पर ये अटैक करेगा इस C∆O पर। ठीक है भाई, ये एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये आपकी एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, तो इस पर अटैक करेगा। तो इससे क्या बनेगा आपका CH3CO-, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या है, इस कार्बन से अटैच H, और अब इससे कौन जुड़ेगा आपका CH2C∆OH। अब देखो इस प्रोसेस में जब बेस ने आपका H लिया तो यहाँ से क्या है H2O निकला था। अब ये H2O आपका वापस से क्या करेगा, H+ दे देगा, तो ये बनेगा आपका CH3COH, H ऑलरेडी यही है, CH2C∆OH। क्लियर है। अब ये हो गया आपका एल्डोल, क्योंकि इसमें क्या है एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहल भी, इसी वजह से क्या कहते हैं इसको एल्डोल। अगर हम क्या करेंगे, इसको हीट करा देते हैं, इसको पहली बात तो क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसको क्या कराया अपन ने, हीट कराया। इसको हीट कराने से क्या होता है कि ये जो OH है आपका बीटा पे, और ये जो अल्फ़ा पे H है, ये अल्फ़ा है और ये क्या हो गया आपका बीटा। तो अल्फ़ा पे से H और बीटा पे से OH, वाटर निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ बनेगा आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C∆OH। इसको बोलेंगे अपन अल्फ़ा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, है ना, अल्फ़ा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये ओवरऑल रिएक्शन कहलाती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, यहाँ तक तो एल्डोल रिएक्शन कहलाती है ये। उसके बाद में हीट करने पर जब वाटर रिलीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपन कंप्लीट रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेक्शन D। अब अपन के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 19 और 20। हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन से हमको क्या क्या ऑब्टेन करना है, सिंपल सी रिएक्शन है।
दे रखे हैं। आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, आपको सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए, सारी की सारी आपकी सारी रिएक्शन आपकी उंगलियों पे होनी चाहिए, तो आप देख के पहचान सकते हो, तुरंत कर दोगे कि क्या करना है। तो कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम एनिलीन, पहला है 2,4,6 ट्राइब्रोमोबेंजीन। आपका पहला है एनिलीन से क्या करना है आपको, एनिलीन ये है आपकी, और इससे आपको क्या करना है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये आपको गेन करना है। ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन। ये कैसे करेंगे हम, जब एनिलीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे भाई, एनिलीन की रिएक्शन जब आप Br2 वाटर के साथ कराओगे तो क्या बनेगा आपका, ये 2,4,6। आपको क्या करना है, ऐसे भी लिख के आना है इसका नाम नीचे एनिलीन, और इसका क्या लिखोगे आप 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है भाई। अगला है आपका बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। आपको एनिलीन से क्या बनाना है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो ये तो काफ़ी फेमस है आपका, बेंजीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड कैसे निकालते हैं अपन, कैसे बनाते हैं, इसकी रिएक्शन कराएंगे अपन NaNO2 प्लस HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाएंगे। या फिर इसकी जगह पर अपन को क्या दे सकता है HNO2 लिख लो, क्योंकि इन दोनों से अपन का HNO2 बनता है। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड यहाँ से बन जाएगा। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, और इससे हम कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है, और इससे कई सारे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अगला है भाई आपका क्वेश्चन, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आपको एमीन दे रखी है, उनका अपन को क्या करना है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। चलिए देखते हैं, इसको भी देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि भाई ये आपको पूछेगा तो आपको एक ऑर्डर याद रखना है। आपको दे रखा है उसने CH3 का होल थ्राइस N। अगला दे रखा है आपको अमोनिया NH3। अगला दे रखा है CH3NH2, और उसके बाद में दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, इनका बेसिक ऑर्डर पूछा अपन से। अब देखो इसमें दो केस देखते हैं अपन, एक तो जब देखते हैं जब ये गैसियस स्टेट में होते हैं, और दूसरा जब देखते हैं जब ये एक्वस फेज में होते हैं ना, एक्वस स्टेट में होते हैं। तब अगर हमसे कुछ नहीं कहा जाता है तब हम इनको किस में मान के चलेंगे, एक्वस स्टेट में मान के चलेंगे। और उसमें भी हमने फिर दो केस देखे थे दोस्तों, जब आपका जो R है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो R है, उसमें पहला केस देखा था R इक्वल टू क्या है आपका CH3, यानी मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है R की जगह पर। तो हमको एक ऑर्डर याद रखना होता है, वो क्या है 213 NH3, यानी कि सबसे ज़्यादा आपकी जो बेसिक एमीन होगी वो क्या होगी आपकी 2 डिग्री एमीन, है ना। 2 डिग्री एमीन मतलब CH3 का होल ट्वाइस NH। उसके बाद में प्राइमरी एमीन CH3NH2। उसके बाद में आपकी आएगी कौन सी, उसके बाद में आएगी आपकी CH3 का होल थ्राइस NH 3 डिग्री एमीन, और उसके बाद में आएगा आपका अमोनिया। इसमें आपके जो जनरल रूल होते हैं, है ना, प्लस I वाला, वो इसमें नहीं लगता है। इसमें और कई रीजन होते हैं सॉल्वेशन के वजह से, और भी एक आध पॉइंट है ऐसे। फिर फिलहाल अपन को 12th के बेसिस पर ये आपको ऑर्डर याद रख लेना कि भाई 213 NH3 बोलेंगे अगर हम R की जगह क्या दे रखा है CH3, और अगर R की जगह C2H5 होता तो हम रखते 231 NH3, है ना। यहाँ पर 231 NH, द्वितीय मतलब जो सेकेंडरी एमीन है उसके बाद में किसका नंबर आता, तृतीयक का, है ना, टर्सरी एमीन का। अगला क्वेश्चन है, आपसे क्या रिएक्शन दे रखी है और प्रोडक्ट पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें SC टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। RC डबल बॉन्ड NH2 अमाइड दे रखा है, और अमाइड के बाद में दे रखा है आपको Br2 NaOH। क्या दे रखा है भाई Br2 NaOH, और इसके बाद में दे रखा है X, और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन किसके साथ, CHCl3KOH के साथ, और यहाँ दे रखा है आपको बाई। ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है। तो देखिए भाई सबसे पहले आपको अगर नेम रिएक्शन याद है तो आपको ये देखते ही पता चल जाए कि ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका प्राइमरी एमीन। आपको ये जो C डबल बॉन्ड है वो गायब हो जाता है, केवल आपकी प्राइमरी एमीन बचती है। एक कम कार्बन वाली एमीन बनती है इसके अंदर। अगर आपके एमाइड में 4 कार्बन है तो आपके एमीन में 3 कार्बन होंगे।
तो ये तो हो गई हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और फिर अगर अपन हॉफमैन ब्रोमाइड में जो प्राइमरी एमीन बनी है उसकी CH CL3 QH के साथ कराते हैं तो ये होती है आपकी आइसोसाइनाइड टेस्ट वाली रिएक्शन, कार्बल एमीन वाली रिएक्शन, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका आइसोसाइनाइड, है ना, एल्किल आइसोसाइनाइड RNC। अगला जो है वो क्या है आपका, वो है C6H5NO2। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का क्या करा रहे हैं अपन, SnHCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और 6 हाइड्रोजन लिख रखी है, आपको इस तरह से दे देगा वो। तो दोस्तों आपको पता है इस स्टेप का क्या मतलब है, और पूरा लिख देता हूँ मैं, CHCl3KOH इसका दे रखा है भाई, 2 बार रिपीट हो गया ये, कोई बात नहीं। ये आपका क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। और फिर आपको दे रखी है इधर, अभी पता चला आपको क्या है, कार्बल एमीन का ये मसाला है। तो आपको पता है कि यार एमीन तो बननी है यहाँ पर, और ये NO2 है। और वैसे भी आपको पता है कि SnHCl क्या करता है, SnHCl एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा नाइट्रोबेंजीन को किसमें, एनिलीन में। तो ये बना देगा C6H5NH2, एनिलीन बन गई। और फिर हम इसकी क्या करा रहे हैं, कार्बल एमीन रिएक्शन, तो ये बनेगा आपका C6H5NC, बेंजीन आइसोसाइनाइड। ये हो गया। अब बच रहा है अपन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एल्डोल रिएक्शन विद एग्जांपल। तो एल्डोल रिएक्शन को अपन ने एक्सप्लेन कर ही दिया था, 2 बार आ गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन में क्या होता है, देखिए वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन में अपन क्या कराते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन का क्या करा देते हैं, रिडक्शन करा देते हैं, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एल्केन। यानी C डबल बॉन्ड वो आपका किस में हो जाता है, CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही अपन कौन सी रिएक्शन देखते हैं, क्रीवेंशन रिडक्शन देखते हैं, वो भी सेम यही काम करता है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन की, तो हम एल्डिहाइड लेते हैं एक, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं भाई, NH2NH2 हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। अगर आपको इस तरह का रिएजेंट मिलता है तो ये है आपका वुल्फ-किर्शनर रिएक्शन का रिएजेंट। ये क्या कर देता है, आपकी C डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट कर देता है, तो आपका एल्केन बनता है। अगर हम बात करें किसकी, बेंजल्डिहाइड की, तो बेंजल्डिहाइड को आपका यही सेम रिएजेंट किस में कन्वर्ट कर देगा, टोलुइन में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपका चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, C डबल बॉन्डों को कन्वर्ट कर देता है CH2 में। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट, कुछ रिएक्शन दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है, इनको और देख लेते हैं एक बार जल्दी से, फिर अपन का ये जो पूरा पेपर था ये डिस्कस हो जाएगा। आपका बेंजल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवा रहा है ये किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, सही है ना। तो ये आपका क्या करवाता है भाई, ये करवाता है नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन इसका कहाँ पर होगा, तो आपको पता है कि बेंजल्डिहाइड जो ग्रुप है आपका ये -M इफेक्ट रखता है। कौन सा रखता है, -M इफेक्ट रखने की वजह से ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग है तो इसकी मेटा पोजीशन पर NO2 लग जाएगा, सिंपल सी रिएक्शन है। अगला है आपका C डबल बॉन्ड H, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं अपन, CH3MgBr के साथ, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और अगली स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो आपको पता है भाई RMgX का जो R है वो नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, और ये अटैक करता है इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पर। तो क्या हो जाएगा आपका HCO- और यहाँ आएगा आपका MgBr, यहाँ H चाहिए, यहाँ CH3। तो आपको पता है प्राइमरी अल्कोहल बनना है, उसके बाद में अपन इसका क्या कराएंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये है आपका CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, और ये OH, साथ में जो MgBr बचा है, MgBr और ये OH, ये हो गई आपकी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन इसके साथ। अगला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपका, CH3 प्रोपेनोइक एसिड है, CH3COH, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन किसके साथ, Cl2 और रेड फॉस्फोरस ले लिया फर्स्ट स्टेप में। तो और सेकंड स्टेप में अपन इसमें क्या डाल रहे हैं, वाटर। तो वाटर डाल दिया अपन ने इसमें। तो ये रिएक्शन आपको देखते ही याद आ जानी चाहिए, कौन सी रिएक्शन है, हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की। हेल-बोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन अल्फ़ा कार्बन पे क्या लगा देती है, हेलोजन। तो अल्फ़ा हेलोजन कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं, अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस पर क्या लगा देंगे आपका Cl, और ये आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्फ़ा
क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, है ना, या हम कह सकते हैं 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अगली रिएक्शन है आपकी CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन दे रखा है और यहाँ दे रखा है आपका ZnHG कंसनट्रेटेड HCl, ये दे रखा है भाई। इसको देखते ही अपन के चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए। क्या दे रखा है? ये एसीटोन, और ये क्या है? ZnHG क्लीमेंशन रिडक्शन, और क्लीमेंशन रिडक्शन क्या करवाता है? C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों ये होता है आपका पूरा जो है टेस्ट पेपर डिस्कस। ये पूरा टेस्ट पेपर था दोस्तों, है ना, 56 नंबर का अपन ने पूरा करा। इस टेस्ट पेपर में मैंने क्या है बहुत लेंदी बनाया इसको, कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें अपन ने इन्वॉल्व किए हैं। इन टॉपिक ये मान लो आप, तो जो भी टॉपिक हमने डिस्कस करें इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। पेपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।